नमस्कार प्यारे साथियों, पुनः स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूके टीचिंग परीक्षा पर। जुड़ जाइए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, कॉपी कलम उठा लीजिए और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी उत्तराखंड से संबंधित, चाहे वो यूके ट्रिपल एस हो या यूके पीएससी हो, ठीक है, लोअर पीसीएस और उत्तराखंड सहायक अध्यापक की दृष्टि से, ठीक है। और उसके साथ ही उत्तराखंड आयोग जितना भी क्या करता है, परीक्षाएं आयोजित करता है, उन सभी से और भारत सेंट्रल लेवल की परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण श्रृंखला है, ठीक है। जिसमें आज हम जानेंगे क्या, मिडिवल हिस्ट्री, ठीक है, मध्यकालीन भारत के बारे में परिचर्चा करेंगे। इससे पहले हमने एशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत के बारे में परिचर्चा की थी। एक ही महामैराथन क्लास थी, करीब वो 1.5 घंटे की क्लास आपके लिए बनी हुई थी। महत्वपूर्ण जितनी भी उसमें क्या थे, फैक्ट थे, आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट था, आपका जो बेस था वो सब उसमें हमने बनाया था, ठीक है। आज हम परिचर्चा करेंगे मध्यकालीन भारत और इससे महत्वपूर्ण एमसीक्यूज भी हम लगाएंगे। इसके बाद हमारा तीसरा भाग होगा जिसमें हम परिचर्चा करेंगे आधुनिक भारत के बारे में। जुड़ जाइए और अपने उन मित्रों तक वीडियो पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव है। बाकी इसकी पीडीएफ आपको क्या टेलीग्राम में भी मैं दे दूंगा और उसके साथ साथ ही आपको नीचे वीडियो के मोर ऑप्शन पे जाओगे तो मोर में मैं आपके लिए क्या इसका लिंक क्या कर दूंगा, फ्री प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से आप पीडीएफ निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो हम भारत पर अरब आक्रमण, तुर्क आक्रमण हो गया, भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन हो गया, ठीक है, दिल्ली सल्तनत हो गया, ठीक है। उसी के साथ साथ जो मध्यकालीन भारत की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उन सभी तथ्यों के बारे में परिचर्चा करने वाले हैं। तो आइए फटाफट जुड़ जाइए और मित्रों तक शेयर करने की कोशिश करना, क्योंकि निःशुल्क शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। तो जानते हैं भारत पर अरब आक्रमण, ठीक है। अरब आक्रमण की बात करूं तो 712 ईस्वी में, ठीक है, सबसे पहले भारत पर किसने, मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया था। कहां किया था उसने, बताना मुझे, ठीक है। कौन था, एक अरब आक्रमण था, ये अरब आक्रमणकारी कौन था, मोहम्मद बिन कासिम था। 712 में ये आक्रमण करता है, कहां पे, सिंध के राजा दाहिर के क्षेत्र में, ठीक है, सिंध के राजा के वहां दाहिर के क्षेत्र में ये क्या करता है, आक्रमण करता है। भारत पर अरब आक्रमण का मुख्य उद्देश्य कोई राज करना नहीं था, इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, धन लूटना था, ठीक है। आप बाद में क्या देखोगे, अलप्तगीन देखोगे, सुबप्तगीन देखोगे, ठीक है, मोहम्मद गौरी देखो, गजनवी देखो कि इनका मकसद क्या था, भारत पे धन लूटना था, ठीक है। उन सभी के बारे में हम परिचर्चा करेंगे। अब अगर हमें अरब आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन लूटना था तो इसकी जानकारी हमें कहाँ, चचनामा नामक पुस्तक से मिलती है, ठीक है, चचनामा नामक पुस्तक से मिलती है। चचनामा पुस्तक के लेखक कौन है आप मुझे बताएंगे। प्रो वर्जन बनना है ना, आपको एक्टिविटी मेरे साथ करना होगा। आप मुझे बताएंगे कि चचनामा किसकी पुस्तक है, ठीक है। चचनामा में ही अरब आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था, धन लूटना था। ऐसा हमें किस में, चचनामा में हमें ऐसा क्या मिलता है, विवरण देखने को मिलता है, ठीक है। तो भारत पर हमने अरब आक्रमण जाना जिसमें हमने मोहम्मद बिन कासिम 712, ठीक है, सिंध क्षेत्र दाहिर राजा था, ठीक है। अब हम जानेंगे भारत पर तुर्कों का आक्रमण, ठीक है। तो तुर्क में कौन था, अलप्तगीन, गजनवी वंश का संस्थापक आपसे पूछेगा तो गजनवी वंश का संस्थापक आपका कौन है, अलप्तगीन है, ठीक है। अलप्तगीन का दामाद होता है सुबप्तगीन होता है जो प्रथम तुर्क था। आपसे पूछेगा कि प्रथम तुर्क कौन था, तो अलप्तगीन का दामाद था सुबप्तगीन, ठीक है, जिसने हिंदूशाही शासन जयपाल को पराजित किया था। सुबप्तगीन ने किसे किया था, हिंदूशाही राजा कौन था, जयपाल था, जयपाल को इसने पराजित किया था। सुबप्तगीन के पुत्र मोहम्मद गजनवी, आप इधर से आप अच्छी तरह जानते हो, ठीक है। इससे पहले आपको पता नहीं होता है कि अलप्तगीन कौन था, गजनवी वंश का संस्थापक था, ठीक है, उसका दामाद कौन है, आज आपको याद हो जाएगा, मेरे साथ जुड़ोगे तो आपको पता चलेगा। अलप्तगीन गजनवी वंश का संस्थापक, उसका दामाद कौन, सुबप्तगीन, ठीक है। उसके बाद आता है मोहम्मद गजनवी, ठीक है। मोहम्मद गजनवी कौन था, सुबप्तगीन का पुत्र था, ठीक है, जिसने भारत पर, आपने बार बार पढ़ा है, भारत पर इसने 17 बार आक्रमण किया, ठीक है। 17 बार आक्रमण कर दिया था किसने, मोहम्मद गजनवी से। कब से, 1000 ईस्वी से लेके 1027 ईस्वी तक क्या करता है, ये भारत पर आक्रमण करता है, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा आपको प्रमाण मिलता है सोमनाथ मंदिर, ठीक है, गुजरात में सोमनाथ मंदिर 1025 ईस्वी में इसने क्या किया था, आक्रमण किया था, मंदिर को भी क्षति
पहुंचाई थी और वहां से ये धन लूट के चला गया था। वहीं पर इसका आक्रमण सभी प्रभावकारी रहा, उस मंदिर को इसने क्षति पहुंचाई और सोमनाथ मंदिर से जो कीमती वस्तुएं थी, धन थी, ठीक है, जो क्या थे, गॉड्स भगवान के जो मूर्तियां थी सोने की, ठीक है, तांबे की, ठीक है, हीरो की, उन सबको लूट के कहाँ चले गया, ये अपने क्षेत्र वापस चला गया, ठीक है। और उस समय गुजरात का राजा कौन था, तो भीम प्रथम उस समय गुजरात का शासक था, ठीक है। देखो नेक्स्ट है अलबरूनी। अलबरूनी ने क्या, किताबुल हिंद के लेखक कौन है, अलबरूनी है, ठीक है। अलबरूनी कहाँ का कवि था, कहाँ का लेखक था, कमेंट करना पड़ेगा आपको मेरे साथ, ठीक है। शाहनामा के लेखक कौन है, फिरदौसी हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपके लिए बहुत बनेंगे, पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से शाहनामा के लेखक कौन है, 4 ऑप्शन देगा, तो आपने अगर जाना होगा तो फिरदौसी आंसर लगाएंगे। किताबुल हिंद के लेखक पूछेगा तो अलबरूनी हो जाएगा, ठीक है। या पूछेगा उत्बी गजनवी के दरबारी कवि थे, आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से उत्बी किसके दरबारी कवि थे, तो गजनवी के दरबारी कवि कौन थे, उत्बी थे, ठीक है। अब जानते हैं मोहम्मद गौरी का आक्रमण, परिचर्चा कर लेते हैं। मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में प्रथम आक्रमण मुल्तान पर किया था, ठीक है। मोहम्मद गौरी ने सबसे पहला युद्ध कहाँ किया, आक्रमण कहाँ किया, 1175 में, कहाँ, मुल्तान क्षेत्र पर किया था, भारत पर तुर्क राज्य की स्थापना की, ठीक है। मुल्तान के साथ साथ आक्रमण करके इसने क्या, भारत पे तुर्क राज्य की स्थापना करता है। मोहम्मद गौरी, आपको पता है मोहम्मद गौरी का आप 1191 तरावड़ी या तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान के साथ होता है, पृथ्वीराज चौहान इसमें जीत जाता है, ठीक है। फिर ये क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान इसे छोड़ देता है, ठीक है, इसे माफ कर देता है, इसे मृत्यु के घाट नहीं उतारता है, इसे छोड़ देता है। पृथ्वीराज की सबसे बड़ी गलती होती है कि मोहम्मद गौरी को ये क्या करता है, 1191 तराइन के युद्ध में हार जाने के बाद छोड़ देता है। उसी के एक साल बाद जयचंद कन्नौज का राजा कौन था, जयचंद था, उसकी मदद से क्या करता है, तराइन का द्वितीय युद्ध करता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है। और ये पृथ्वीराज चौहान को क्या कर लेता है, बंदी बना लेता है। कहीं कहीं क्या है कि ये क्या करता है कि पृथ्वीराज को बंदी बना के अफगान ले जाता है, कहीं कहीं है कि ये पृथ्वीराज चौहान को क्या कर देता है, मृत्यु के घाट उतार देता है, ठीक है। अलग अलग क्या है, किंवदंतियां हैं, ठीक है। आपने एक किंवदंती सुना होगा कि जो मोहम्मद गौरी है पृथ्वीराज को क्या बंदी बना के अपने क्षेत्र, अपने राज्य में ले जाता है और वहां इसकी दोनों आंखें क्या कर देता है, आंखों को क्या कर देता है, गर्म तवे से क्या कर देता है, उनको नष्ट कर देता है, ठीक है। और बाद में अपने, ठीक है, पृथ्वीराज का कवि कौन था, दरबारी कवि कौन था, चंद्रबरदाई की मदद से क्या करता है, मोहम्मद गौरी को क्या कर देता है, मार देता है। 4 गज 24 वाला आपने सुना होगा, ठीक है, मुझे अभी स्किप हो गया वो, 24 गज 4 बांस 24 गज करके कुछ है वो, ठीक है। अंगुल अष्ट प्राण ते ऊपर सुल्तान है मच चुके चौहान, ऐसा बोलता है। इतने में उससे क्या करता है, वो तीर चढ़ाता है, वो क्या करता है, तीर चलाता है और मोहम्मद गौरी को क्या कर देता है, मृत्यु की घाट उतार देता है, ठीक है। अगर आप मिडवल हिस्ट्री को अगर पढ़ोगे तो तभी आपको स्टोरियाँ पता चलेगी, ठीक है, आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा, ठीक है। अगर आप पढ़ना नहीं चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हम भी आपको क्या अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे जिससे आप समझ जाएंगे। तो आप समझ गए हैं 1191 तराइन का प्रथम युद्ध, याद रखना, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, पहले युद्ध में पृथ्वीराज जीत गया और इसे ये क्या हो गया, मोहम्मद गौरी हार गया। दूसरा युद्ध 1192 में किसकी मदद से, जयचंद की मदद से 1192 में पृथ्वीराज हार गया और गौरी जीत गया, ठीक है। उसके बाद 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध, उसने जयचंद को पराजित किया था। अब होता क्या है, देखो जो दिल्ली सल्तनत था, दिल्ली सल्तनत पे बैठना चाहता था कौन, जयचंद बैठना चाहता था, ठीक है। लेकिन पृथ्वीराज के जो दादा थे, दादा कौन थे, अनंगपाल थे, मुझे बताना आप कौन थे उसके दादा, अनंगपाल थे क्या, वो क्या करते हैं, पृथ्वीराज को अनंगपाल क्या कर देते हैं, दिल्ली के सल्तनत पे बैठा देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, जयचंद और पृथ्वीराज के बीच क्या हो जाते हैं, मधु या नहीं कटु संबंध हो जाते हैं, ठीक है। और एक किंवदंती क्या है कि जो चंद्रगुप्त है, जो पृथ्वीराज चौहान है, पृथ्वीराज चौहान क्या करता है, जो अपना क्या है ये कन्नौज का राजा जयचंद है, इसकी पुत्री से प्रेम संबंध होते हैं, इसके कारण भी उनके बीच क्या होते हैं, कटु संबंध हो जाते हैं और जिससे ये क्या गौरी के साथ मिल जाता है, कौन, जयचंद गौरी के साथ मिल जाता है और पृथ्वीराज के सारे भेद गौरी को बता देता है, जिसके कारण वो 1192 में पृथ्वीराज क्या हो जाता है, गौरी से पराजित हो जाता है, ठीक है। और
किस लिए मिलता है ये गौरी के साथ कि पृथ्वीराज को मारने के बाद तुम क्या करोगे, मुझे दिल्ली सल्तनत दोगी। लेकिन क्या होता है, इसका उल्टा होता है। 1194 में चंदावर का युद्ध होता है, गौरी जयचंद को ही क्या कर देता है, पराजित कर देता है। ठीक है, सिक्कों पर एक और कलमा तथा दूसरी ओर लक्ष्मी की आकृति किसने अंकित किया था, तो गौरी ने। ठीक है, आपसे पूछ लेगा कि किस तुर्क आक्रमणकारी ने सिक्कों पर एक और कलमा और दूसरी ओर लक्ष्मी की आकृति अंकित की थी, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा गौरी ने। ठीक है, 1206 ईस्वी में गौरी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पहले उसने भारतीय साम्राज्य का स्वामी अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया। अब देखो, गौरी का गुलाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, वो क्या होता है, 1206 में जैसे गौरी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो ये दिल्ली को जीता था। ये दिल्ली को किसे देता है, इसका एक फेमस गुलाम था, इसका प्रसिद्ध, इसका पीर गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, 28 दिन का झोपड़ा। ठीक है, और क्या क्या बनाया था, कुतुब मीनार का निर्माण, और क्या क्या बताया था, पोलो खेलते हुए मृत्यु हो गई। ठीक है, लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, ये वही क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। तो अब हम कहाँ पहुँच गए हैं, हम पहुँच गए हैं सल्तनत काल में, जहाँ हम क्या पढ़ेंगे, गुलाब खिले तो सूंघ लेना। ठीक है, गुलाम वंश हो गया, खलजी वंश हो गया। ठीक है, गुलाब खिले तो तुगलक वंश हो गया। ठीक है, तो सूंघ लेंगे सैयद वंश और लोधी वंश, इन सभी के बारे में परिचर्चा करेंगे। इसके बाद आपका क्या आता है, मुगल वंश आता है, उसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो प्रारंभिक तुर्की आक्रमण आपने जान लिया। ठीक है, 1206 से आप 1290 का हम कार्यकाल जानेंगे, जिसमें हम क्या, गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया, तुगलक वंश हो गया, सैयद वंश और लोधी वंश हो गया। ठीक है, सबसे पहले गुलाम वंश, जिसे तुर्की वंश भी कहा जाता है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक इसके संस्थापक थे, वास्तविक संस्थापक कौन थे, इल्तुतमिश थे। ठीक है, गुलाम वंश कब से कब, तो 1206 से 1287 तक सत्ता में रहता है। उसके बाद कौन आता है, खलजी वंश, 1290 से 1320 तक कौन स्थापना करता है, जलालुद्दीन खलजी करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है क्या, उसके बाद तुगलक वंश 1320 से 1414। ठीक है, 1320 से 1414 तक आता है, गयासुद्दीन तुगलक संस्थापक होते हैं। फिर सैयद वंश आता है 1414 से 1451 तक, खिज्र खां इसकी स्थापना करते हैं। उसके बाद बहलोल लोधी द्वारा स्थापित लोधी वंश 1451 से 1526 तक। ठीक है, इन सभी को हम आप एक एक करके परिचर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले सल्तनत काल में आपका गुलाम वंश आता है। ठीक है, गौरी का गुलाम कौन, गौरी का गुलाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। उसने लाहौर से अपनी राजधानी उसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, इसने कभी भी क्या, इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। किसने, ऐबक ने। ऐबक ने मलिक और सिपह सलाहकार की उपाधि धारण की थी। उसे लाख बख्श भी कहा जाता था। ठीक है, बहुत ही उदारी था, लाखों का दान करता था, तो लाख बख्श इसे कहा गया। ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी, किसके, अपने गुरु का नाम बताना मुझे। ठीक है, अपने गुरु के याद में इसने क्या, कुतुब मीनार का क्या करवा था, नींव रखा था। 1210 ईस्वी में चौगान पोलो खेलते हुए इसकी मृत्यु हो गई। चौगान पोलो, ठीक है, उस समय चौगान बोलते हैं जिसे पोलो खेलते हुए घोड़े से खेल रहा था और गिर के इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, फिर दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन होता है, इल्तुतमिश था। उसने 1229 ईस्वी में बगदाद के अब्बासी खलीफा से मान्यता प्राप्त की थी। ठीक है, अगर बात करूं तो गुलाम वंश में सबसे पहले गुलाम वंश में कौन आता है, कुतुबुद्दीन ऐबक आता है। मामलूक वंश भी, दास वंश, तुर्की वंश से कहते हैं। ठीक है, इसकी मृत्यु कब हो जाती है, मृत्यु हो जाती है 1200 कितने में, 1210 में। क्या खेलते हुए, तो पोलो खेलते हुए इसकी मृत्यु हो जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक के। इसके बाद इसका पुत्र आराम शाह 1210 में क्या बैठता है, गद्दी पर बैठता है। ठीक है, क्या था, बहुत ही अयोग्य था, आराम में ही इसकी गद्दी चली गई। इल्तुतमिश, ठीक है, कुतुबुद्दीन का दामाद था इल्तुतमिश, 1210 से 1236 तक शासनकाल करता है। ठीक है, उसके बाद रजिया सुल्तान आती है। इन सभी के बारे में हम परिचर्चा करेंगे। ये आपकी बेसिक क्लास है, मिडवल हिस्ट्री की क्या है, बेसिक क्लास है। हम इसमें बेस बनाएंगे और महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट है। ठीक है, अगर वैसे ही हम अगर गुलाम वंश को अगर आपको पढ़ना है तो पीछे आप प्लेलिस्ट में जाना, पीछे वीडियो में जाना, वहाँ गुलाम वंश हो गया। ठीक है, गुलाम वंश, खिलजी वंश हो गया, सैयद वंश, लोधी वंश, इन सभी के बारे में, तुगलक वंश के बारे में एक वीडियो, सभी एक घंटे की वीडियो मैंने डाली हुई है, जिसमें उसी वंश के बारे में हमने प्रॉपर बात की है। आज हम बेस बना रहे हैं आपका। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था, इल्तुतमिश था। उसने 1229 ईस्वी में बगदाद के अब्बासी खलीफा से मान्यता प्राप्त की थी। ठीक है, इसने अपनी राजधानी लाहौर की जगह दिल्ली को बनाया था। ठीक है, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था, लाहौर बनाया था। इल्तुतमिश ने कहाँ बनाया, इल्तुतमिश ने दिल्ली बना दिया। ठीक है, और तुर्क चहलगामी
40 सरदारों का नामक एक गठन की स्थापना कौन करता है? इल्तुतमिश करता है। पूछ लेकर चांदी का टंका और तांबे का जीतन नामक सिक्का किसने चलवाया? इल्तुतमिश ने चलवाया। न्याय का घंटा किसने लगाया? इल्तुतमिश ने लगाया। और कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने करवाया। ठीक है। ख्वारिज्म के शासक जलालुद्दीन क्या मंगबन्नी को अपने यहाँ शरण देकर इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य को चंगेज खां और मंगोल आक्रमण के आक्रमण से बचाया था। ठीक है। देखो किस पे बताओ, ख्वारिज्म का शासक कौन था? जलालुद्दीन मंगबन्नी था। ठीक है। ये कहाँ चले गया? ये दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश के शरण में गया। इसने बोला कि चंगेज खां से मुझे बताओ। उसने मेरे क्या राज्य में आक्रमण कर दिया। लेकिन क्या करता है ये इल्तुतमिश साफ इनकार कर देता है। दूरदर्शिता थी इसमें। ठीक है। क्योंकि इसने साफ इनकार कर दिया तो मंगोल आक्रमण इन पे नहीं हुआ। अगर ये उसको शरण देता तो मंगोल आक्रमण यहाँ भी हो जाता। ठीक है। तो आइए अब आगे चर्चा परिचर्चा करते हैं। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र कौन आता है? रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठता है। वह अयोग्य था। इसको हटाकर रजिया सुल्तान 1240 में प्रथम मुस्लिम शासिका बनती है। भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका पूछेगा तो रजिया सुल्तान। ठीक है। और उसने किसने? मिनाज सिराज ने क्या लिखा है रजिया सुल्तान के उसमें कि रजिया सुल्तान अपने भाइयों में सबसे काबिल थी, लेकिन इस जगत को उसका स्त्री होना, उसकी शासिका होना क्या था? उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। ठीक है। मिनहाज सिराज ऐसा लिखता है। ठीक है। रजिया सुल्तान, ठीक है, प्रथम भारत की मुस्लिम महिला शासिका बनी। ठीक है। तो रजिया ने पर्दा प्रथा को त्याग कर पुरुषों की तरह चोगा, काबा और कुलाहा टोपी पहनकर अपना राज्य शुरू किया। ठीक है। इसने क्या पर्दा प्रथा को त्याग दिया, ये पुरुषों की तरह। ठीक है। पुरुषों की तरह चोगा पहनती थी, काबा पहनती थी और कुलाहा टोपी पहनकर अपने राज्य में आती थी। लेकिन इसने कभी भी अपने को पुरुषों की तरह प्रदर्शित नहीं किया। जो अपनों को पुरुषों की तरह प्रदर्शित करती है वो काकतीय वंश की रानी है, रानी रुद्रमा देवी। उसके बारे में भी हम चर्चा परिचर्चा करेंगे। ठीक है। रजिया ने अल्तुनिया से विवाह किया तथा जलालुद्दीन याकूत को अमीर ए आखुरजी से अस्तबल का प्रमुख नियुक्त किया। ठीक है। अल्तुनिया से शादी कर लेती है रजिया। ठीक है। और क्या जो उसका क्या था, उसका प्रिय क्या था? पीरी उसका सेनापति था बोल सकते हैं। ठीक है। उसका जो पीरी क्या था, व्यक्ति था, वो था जलालुद्दीन याकूत था। उसे अमीर आखुर अस्तबल का प्रमुख ये क्या कर देती है? नियुक्त कर देती है। फिर 13 अक्टूबर 1240 को रजिया की हत्या डाकुओं ने कैंथल के पास कर दी थी। ठीक है। ये स्टोरी मैंने आपको बताया है। ठीक है। आप वहाँ अलग से वीडियो देख के इसके बारे में जान सकते हैं। अगर यहाँ बताने की कोशिश करूँगा तो ये वीडियो आपके लिए बहुत लंबी बन जाएगी। ठीक है। रजिया के बाद कौन आता है? बराम शाह शासक हुआ। उसने नायब क्या मामलियाकात का पद सृजन किया और क्या एक्तियारुद्दीन ऐतगीन को इस पद पर नियुक्त किया। ठीक है। 1241 ईस्वी में पहली बार दिल्ली सल्तनत को मंगोलों का आक्रमण झेलना पड़ा और 1242 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। अलाउद्दीन क्या मंसूर शाह 1242 से 1246 ईस्वी तक क्या नरीसुद्दीन मोहम्मद 1246 से 1265 ईस्वी तक सुल्तान हुए। नसीरुद्दीन मोहम्मद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। ठीक है। आपसे पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत में ऐसा कौन सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था? तो कौन था ये? नसीरुद्दीन मोहम्मद था। ठीक है। फिर बलबन के बारे में आप जानते हो। ठीक है। क्या जानते हो? लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। पारसी त्योहार नवरोज को मनाना। ठीक है। जिल्ले इलाही नियाते खुदाई की उपाधि धारण करता है। ठीक है। गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स भी बताऊंगा। ठीक है। तो बलबन 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से सुल्तान बना। यह तुर्क ए चहलगामी का सदस्य था। ठीक है। वही तुर्क ए चहलगामी, वही 40 सरदारों का गठन जिसकी स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। ठीक है। उसी का सदस्य कौन था? बलबन था। बहुत ही काबिल था, इसलिए कहाँ शासक बन गया। बलबन ने जिल्ले इलाही नियावते खुदाई की उपाधि धारण की तथा राज दरबार में सजदा और पैबोस की प्रथा कौन शुरुआत करता है? बलबन करता है। जो भी मेरे दरबार में आएगा सर झुकाएगा और मेरे कदमों को चूमेगा। ठीक है। सजदा सर झुकाएगा, पैबोस मेरे कदमों को चूमेगा। ये ऐसी प्रथा किसने? बलबन ने प्रारंभ की। इंपोर्टेंट है। लोह एवं रक्त की नीति भी इसने प्रारंभ की। ठीक है। इसने पारसी त्योहार नवरोज को मनाना भी आरंभ किया। ठीक है। 3 फैक्ट आपको इंपोर्टेंट है, याद रखना है। बलबन दीवान ए अर्ज की स्थापना की। बलबन ने क्या? दीवान ए अर्ज की स्थापना की। इसके दरबार में अमीर खुसरो तथा अमीर हसन रहते थे। ठीक है। इसी के दरबार में अमीर खुसरो। ठीक है। हिंदी का पिता जन्मदाता कौन है? बताना मुझे। हिंदी के जनक किसे कहा जाता है? बताना मुझे। ठीक है। और अमीर हसन और अमीर खुसरो तोता हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? बताना मुझे, कमेंट बताना।
आप कमेंट करोगे, प्रो वर्जन बनना है, एक्टिविटी करोगे, ठीक है। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद, ठीक है। अमीर हसन किसके दरबार में, तो बलबन के दरबार में रहते थे, ठीक है। और गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, शमसुद्दीन क्यूमर्स था, ठीक है। तो इसके बाद गुलाम वंश समाप्त होता है। अब आता है आपके लिए खिलजी वंश, ठीक है। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक इसका क्या रहता है, शासनकाल रहता है, ठीक है। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की तथा किलोखरी महल को अपनी राजधानी बनाई, ठीक है। खिलजी वंश का संस्थापक कौन होता है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी होता है, 1290 में स्थापना करता है और किलोखरी को क्या बनाता है, अपना राजधानी बनाता है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी। अपने चाचा को ही इसने क्या कर दिया, छुरा घोंप दिया और पहुंचा दिया कहाँ, स्वर्गलोक, ठीक है। तो 1296 ईस्वी में सुल्तान बना। इसके बचपन का नाम अली और क्या था, गुरसाशी था, ठीक है। आपसे पूछेगा अली तथा गुरसाशी निम्नलिखित में से किस राजा का नाम था, तो किसका नाम था बताना मुझे, ठीक है। किसका नाम था, अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में रणथंभौर के शासक हमीर देव को पराजित किया। अमीर खुसरो के यहाँ जौहर प्रथा का वर्णन किया, ठीक है। अमीर खुसरो ने यहाँ क्या, जौहर प्रथा का क्या किया है, वर्णन किया है। इसने 1303 में चित्तौड़ के शासक कौन था, राणा रतन सिंह को पराजित किया और रानी पद्मावती को जौहर की कथा यहीं से जुड़ी हुई है। और अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य क्षेत्र में स्थायी सेना का गठन, नकद वेतन तथा दाग हुलिया प्रणाली लागू किया। इंपोर्टेंट है, ठीक है। दाग हुलिया और नकद वेतन की प्रणाली किसने प्रारंभ की, तो किसने प्रारंभ की, ये अलाउद्दीन खिलजी ने की, ठीक है। बाजार नियंत्रण नीति किसने अपनाई, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। बहुत ही क्या था, योग्य शासक था, ठीक है। देखो उस समय क्या होता था, जितने भी क्या होते थे, फौजदारी होती थी ना घोड़ों में, ठीक है, सैनिकों में, तो इसने क्या किया, सैनिक है तो उसकी दाग हुलिया, उसका चित्र बनाया जाएगा कि ठीक है। आज तो आप फोटो खींच लेते हो, ठीक है, फलाना सेनापति राम सिंह, उम्र इतनी, यहाँ का है, ये है उसका घोड़ा, ठीक है। तो उन्हें घोड़े को दागने की प्रथा थी और सैनिकों को हुलिया बनाने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी, ठीक है। इसने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर कितना, 1/2 भाग कर दिया। भू राजस्व की दर को कितना कर दिया इसने, 1/2 कर दिया। साथ ही खम्स किसे कहते हैं, लूट का जो धन आता है उसे खम्स कहा जाता है। निम्नलिखित में से खम्स शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो पूछ लेगा, तो 4 ऑप्शन देगा। जो लूट का धन था उसे खम्स कहा जाता था। सुल्तान का हिस्सा इसमें 1/4 होता था और 3/4 भाग दिया जाता था, ठीक है। सैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया, ठीक है। इंपोर्टेंट है, आपसे पूछ लेगा कि किसने बाजार नियंत्रण की प्रणाली लागू की, तो अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। इसने दीवान ए रियासत, सेना ए मंडी, बरीद ए मुनिहान का सृजन किया, ठीक है। दीवान ए रियासत, सेना ए मंडी, बरीद ए मुनिहान का पद किसने सृजन किया, अलाउद्दीन खिलजी ने किया। वहीं अलाउद्दीन खिलजी के शासन में मंगोला का सर्वाधिक आक्रमण हुआ था। इसने सिकंदर एहसानी की उपाधि भी धारण की थी, ठीक है। मलिक काफूर को अलाउद्दीन ने दक्षिण अभियान पर भेजा था, ठीक है। कौन था मलिक काफूर, ठीक है। मलिक काफूर कौन था, तो ये कौन था, एक नपुंसक था, ठीक है। मलिक काफूर कौन था, एक नपुंसक था। कहाँ से लाया, मलिक काफूर को क्या कहा जाता है, 1000 दिनारी या बताओ क्या कहा जाता है मलिक काफूर को, आप बताएंगे मुझे, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताएंगे, ठीक है। आप भी बहुत कुछ जानते हैं, ठीक है, बस अपने ज्ञान को बाहर निकालने की बात है। आप किस प्रकार अपने ज्ञान को बाहर निकालोगे, मेरे साथ जुड़ोगे तो आप वो भी सीख जाओगे, ठीक है। अलाउद्दीन ने, ठीक है, जयमत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला तथा 1000 खंबा महल का निर्माण किसने करवाया था, अलाउद्दीन ने करवाया था, ठीक है। मुबारक खिलजी 1316 से 1320 ईस्वी अलाउद्दीन खिलजी का उत्तराधिकारी, ठीक है। इसके बाद उत्तराधिकारी कौन होता है, अलाउद्दीन खिलजी का उत्तराधिकारी होता है मुबारक खिलजी। 1316 से 1320 तक आता है। इसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया, ठीक है। खुद की तारीफ खुद की मुंह वाली बात होगी। मुबारक खिलजी कभी कभी दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आ जाता था। इसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी, ठीक है। आपसे पूछ लेगा कि दिल्ली सल्तनत में किसी नग्न स्त्री पुरुष क्या थी, की संगत पसंद थी, तो ये मुबारक खिलजी था, ठीक है। सन की था थोड़ी, कभी कभी स्त्रियों के कपड़े पहन के ही दरबार में आ जाता था, ठीक है। खिलजी वंश की स्थापना का जब समाप्त होता है उसके बाद आता है तुगलक वंश, ठीक है। ये 1320 से 1398 तक इसका कार्यकाल रहता है। गयासुद्दीन तुगलक की इसकी स्थापना करता है। गयासुद्दीन तुगलक इसकी स्थापना करता है कब, 1320 में, ठीक है। 1320 से 25 ईस्वी तक तुगलक वंश की स्थापना की। 1320 ईस्वी में किया। वह प्रथम सुल्तान था जिसने डाक व्यवस्था की शुरू की। आपसे पूछ लेगा
कि तुगलक वंश में वह पहला कौन सा सुल्तान था जिसने डाक व्यवस्था शुरू की, तो गयासुद्दीन तुगलक, जो तुगलक वंश का ही संस्थापक है। ठीक है, इसने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों में किया तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना की। इसी नगर में उसने रोमन शैली में क्या, छप्पनकोट नामक दुर्ग बनवाया था। आपने पूछ लेगा कि रोमन शैली में निर्मित छप्पनकोट नामक दुर्ग किसने बनवाया, तो किसने, गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया। ठीक है, बंगाल अभियान से लौटते समय 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई। बंगाल अभियान में गया था 1325 में, जब वापस आया तो लकड़ी की महल में बैठा, अंदर बैठा था, उसका क्या हो गया, वो ध्वस्त हो गया, दबकर मर गया। निजामुद्दीन औलिया ने क्या बोला था, हुज्नु दिल्ली दूरस्त, हुज्नु दिल्ली दूरस्त। अगर और हुआ भी यही, गयासुद्दीन के लिए दिल्ली क्या हो गया, हमेशा के लिए दूर हो गया। दिल्ली अभी दूर है, हुज्नुस्त दिल्ली दूरस्त। ठीक है, किसने, निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, तुगलक किसने, इससे, गयासुद्दीन तुगलक से। ठीक है, जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 51 ईस्वी तक अपने नाम का सुल्तान बना रहा। दिल्ली के सुल्तानों में वह सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य था। ठीक है, जूना खां क्या था, दिल्ली सुल्तानों में सबसे सर्वाधिक शिक्षित और विद्वान कौन था, जूना खां था। ठीक है, याद रखना। बन्नी के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक की 5 योजनाओं का उल्लेख किया गया है, द्वाब पर कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन और खुरासान अभियान और कराची अभियान। इसके 5 क्या है, ये इसकी 5 योजनाएं हैं, और ये योजनाएं इसे क्या करती है, ले डूबती हैं। द्वाब पर कर वृद्धि कब करता है, जब अकाल पड़ा रहता है। राजधानी परिवर्तन कर देता है। ठीक है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करता है, जिससे बहुत सारी डुप्लीकेट, ठीक है, जिससे डुप्लीकेट नकली नोटें भी आने लगती है। ठीक है, खुरासान अभियान करता है। कराची अभियान के लिए क्या करता है, सैनिकों को पहले से वेतन देता था और अभियान करता ही नहीं है। ठीक है, इब्न बतूता कहाँ का, मोरक्को की आती था। ठीक है, इसकी प्रथम पुस्तक, पहली और इम्पोर्टेंट पुस्तक रेहला के रचनाकार कौन है, इब्न बतूता, मोरक्को का आती है। ठीक है, तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन करता है रेहला में, कौन, इब्न बतूता। ठीक है, वह पहला सुल्तान था जिसने होली में भाग लिया था। इसने जिन प्रथा सूरी नामक जैन साधु के विचार विमर्श किया था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 को सिंध जाते समय बट्टा के निकट गोडाल में हुई थी। इसकी मृत्यु पर बदायूनी ने लिखा क्या, इसकी मृत्यु पर बदायूनी ने लिखा है। ठीक है, अंततः प्रजा को राजा और राजा को प्रजा से मुक्ति मिल गई है। ठीक है, आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित पर किसकी मृत्यु पर लेखक बदायूनी ने लिखा कि अंततः प्रजा को राजा से और राजा को प्रजा से मुक्ति मिल गई है, तो मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इंपोर्टेंट स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में पूछ सकता है आप के लिए। ठीक है, जिस प्रकार हुमायूं के लिए क्या लिखा था, बताओ मुझे, लेनपुन ने। ठीक है, कि हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते वो क्या हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो वो किसने, हुमायूं के लिए लेनपुन ने लिखा है। यहाँ बदायूनी ने लिखा है किसके लिए, मोहम्मद बिन तुगलक के लिए, अंततः प्रजा को राजा से और राजा को प्रजा से मुक्ति मिल गई। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी तक सुल्तान बना। इसमें 2 बार, पहला बट्टा, दूसरा दिल्ली, अपना राज्य करवाया था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद बनता है फिरोज शाह तुगलक, 2 बार अपना राज्याभिषेक करता है, पहला बट्टा में और दूसरा दिल्ली में। ठीक है, फिरोज तुगलक ने राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत 24 कष्टदायक करों को क्या समाप्त किया, खराज, लगान, खुम्स युद्ध में लूट का माल, जजिया तथा जकात नामक कर को इसने लागू किया। ठीक है, जजिया तथा जकात नामक कर किसने लागू किया, तो किसने किया, बताओ मुझे, फिरोज तुगलक ने किया। फिरोज ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया तथा ब्राह्मणों से जजिया कर वसूल किया। ठीक है, ब्राह्मणों से क्या कर लेता है, जजिया कर वसूल कर लेता है। इसके शासनकाल में दासों की संख्या सर्वाधिक थी, 1,80,000 दास थे फिरोज शाह के पास। ठीक है, फिरोज तुगलक के पास दासों की देखभाल के लिए दीवान ए बंदगान की स्थापना की थी। ठीक है, पूछ लेगा कि फिरोज तुगलक ने किनकी सुरक्षा के लिए, किनकी देखभाल के लिए दीवान ए बंदगान की स्थापना की थी, तो दासों की देखभाल के लिए। ठीक है, बंगाल अभियान से लौटते हुए जौनपुर नगर की स्थापना की उसने। फिरोजपुर, फिरोजबाद, हिसार, फिरोज जैसे नगरों का निर्माण करवाया। चिकित्सा के लिए अलग विभाग दार उल सपा क्या है, चिकित्सा विभाग है। ठीक है, की स्थापना की। गरीबों को खैरात बांटने के लिए दीवान ए खैरात विभाग भी किसके द्वारा, फिरोज तुगलक के द्वारा बनाया गया। फिरोज तुगलक ने चांदी एवं तांबे के मिश्रित निर्मित अद्रा का विख नामक भारी सिक्का बनवाया। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। इसके शासनकाल में तैमूरलंग ने 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। ठीक है, अब होता है तुगलक वंश समाप्त। अब एक नए वंश का जन्म होता है जिसे आप जानते हो, सैयद वंश। ठीक है, 1414
14 से 1451 ईस्वी तक रहता है। खिज्र खां ने इसकी स्थापना की। कब? 1414 में खिज्र खां इसकी स्थापना करता है सैद वंश का। उसने रैयत ए आला की उपाधि धारण की। यह तैमूर का सेनापति था। ठीक है, तैमूर का सेनापति था। खिज्र खां की मृत्यु 1421 ईस्वी में के बाद उसका पुत्र मुबारक शाह की उपाधि पे सुल्तान बना। ठीक है, चहिया बिन अहमद सरहिंदी की पुस्तक तारीख ए मुबारक शाही इसी से संबंधित है। ठीक है, चहिया बिन अहमद सरहिंदी की पुस्तक है तारीख ए मुबारक शाही इसी से संबंधित है। मुबारक शाह ने मुबारकाबाद यमुना के किनारे नामक नगर की स्थापना की। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह था। ठीक है, तो सैद वंश इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जान लेना है। इसके बाद आपका अंतिम वंश आता है कौन सा? इसके बाद आता है लोधी वंश आता है, जो 1451 से 1526 तक रहता है। ठीक है, बहलोल लोधी द्वारा इसकी स्थापना होती है। कब? 1451 में। ठीक है, दिल्ली का प्रथम अफगान राज्य की शुरुआत भी इसी के द्वारा होती है। बहलोल लोधी ने बहलोल नामक सिक्का चलवाया था। मैनद ए अली की उपाधि धारण की थी। सिकंदर लोधी 1489 से 1517 ईस्वी में सुल्तान बना। सिकंदर शाह लोधी के लाभ से सुल्तान बना था। ठीक है, 1504 ईस्वी में इसने आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोधी ने की थी, अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। ठीक है, गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। ठीक है, ये कविता लिख रहा था, उसमें अपना नाम नहीं लिखता था, उसमें क्या गुलरुखी लिख देता था। पूछ लेगा, इंपॉर्टेंट है कि गुलरुखी नाम से कविताएं कौन लिखता था, कौन शासक लिखता था? तो सिकंदर लोधी। ठीक है, इसने मापन का नया पैमाना गजे सिकंदरी की शुरुआत की। इसके शासनकाल में, ठीक है, फरहंग सिकंदरी आयुर्वेद ग्रंथ तथा लज्जत ए सिकंदरी गान विद्या से संबंधित नामक पुस्तक की रचना हुई। सिकंदर लोधी की मृत्यु 1517 ईस्वी में हुई। ठीक है, उसका पुत्र इसके बाद इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इब्राहिम लोधी एवं राणा सांगा के मध्य 1517 से 18 में घटोली का युद्ध हुआ था। आपसे पूछ लेगा कि घटोली का युद्ध कब हुआ? पहला प्रश्न 1517 से 1518 तक हुआ। किस किस के मध्य हुआ? तो इब्राहिम लोधी और राणा सांगा के मध्य हुआ था। फिर उसके बाद अगर बात करूं तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में होता है बाबर और इब्राहिम लोधी में। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोधी में होता है। बाबर जीत जाता है, इब्राहिम लोधी क्या हो जाता है? हार जाता है। और इसके बाद ही क्या हो जाती है? इब्राहिम लोधी हारता है। तो अब किसकी नींव पड़ती है? अब पड़ जाती है मुगल वंश की नींव। ठीक है, मुगल वंश में बाबर, हुमायूं, अकबर, ठीक है, जलालुद्दीन, मोहम्मद, ठीक है, इन सभी के बारे में परिचर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत का प्रशासन से कुछ प्रमुख क्या है विभाग हैं, उनके बारे में परिचर्चा करते हैं। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गया। अब आपका क्या हो गया? 1526 पानीपत के प्रथम युद्ध में, ठीक है, बाबर द्वारा तुगलक पद्धति का निर्माण, ठीक है, बंदूक और तोपचों का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। ठीक है, याद रखना। तो फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य के बारे में। ठीक है, तो पहले दिल्ली सल्तनत का प्रशासन के कुछ प्रमुख विभाग थे। वित्त विभाग को दीवान ए विजारत के नाम से जानते थे। व्यय विभाग को किस नाम से? दीवान ए वकूफ के नाम से जानते थे। भू राजस्व विभाग को दीवान ए क्या मुस्त खराज के नाम से जानते थे। कृषि विभाग पूछेगा तो दीवान ए कोही के नाम से कृषि विभाग को जानते थे। ठीक है, और पत्राचारी विभाग पत्राचार विभाग, ठीक है, दीवान ए इंसा पत्राचारी विभाग था। दीवान ए अर्ज का कार्यकाल क्या था? सैन्य विभाग में था। ठीक है, दीवान ए रिसालत पूछेगा तो निदेश विभाग हो जाएगा। और प्रमुख अगर अधिकारी पूछे तो आरिज ए मुमालिक सैन्य विभाग का अधिकारी होता था। ठीक है, बरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग होता था। ठीक है, सदुत सुदूर धार्मिक विभाग होता था। अमीर ए आखुर अश्वशाला का विभाग होता था। सर ए जानदार अंगरक्षक विभाग था। अमीर ए हाजिब दरबारी शिष्टाचार अधिकारी होता था। ठीक है, कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इक्ता व्यवस्था। ठीक है, यह सल्तनत काल की एक प्रशासनिक अनुदान व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत राजस्व और प्रशासनिक अधिकारी दिए जाते हैं। इक्ता प्राप्त करने वाला इक्तेदार या मुक्ति या बली कहलाता था। यह वंशानुगत न होकर क्या हस्तांतरणीय होता था। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत इक्ता व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। फिरोज शाह तुगलक ने इक्तेदारों को वंशानुगत बना दिया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इतना आपके लिए। अब हम परिचर्चा करने वाले हैं किसके बारे में? हम पहले जान लेते हैं, थोड़ी सा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्या इंपॉर्टेंट होगा? भक्ति एवं सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन। उसके बाद हम पढ़ लेंगे क्या? मुगल साम्राज्य। ठीक है, मुगल साम्राज्य के बारे में परिचर्चा कर लेंगे।
अब भक्ति आंदोलन को भी हम दो तरीके से, एक दक्षिण भारत में पढ़ेंगे, उत्तर भारत में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद मुगल साम्राज्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो भक्ति आंदोलन हिंदुओं का सुधारवादी आंदोलन था। इसमें ईश्वर के प्रति असीम भक्ति, ईश्वर की एकता तथा सभी धर्मों की समानता की बात कही गई है। इसकी शुरुआत मुख्य रूप से दक्षिण भारत में हुई थी। इस आंदोलन के प्रथम प्रचारक कौन थे? शंकराचार्य माने जाते हैं, ठीक है। भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक कौन है? शंकराचार्य हैं। भक्ति आंदोलन के विभिन्न प्रेरणाओं को निम्न रूप से देखा जाता है, एक दक्षिण भारत, एक उत्तर भारत। तो पहले दक्षिण भारत के जान लेते हैं, ठीक है। शंकराचार्य, इन्होंने अद्वैत नामक दर्शन का प्रतिपादन किया था, ठीक है। आपके लिए स्टेटमेंट में पूछ लेगा या आपके लिए क्या कॉलम बना के दे देगा, ठीक है। द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, ठीक है, द्वैतवाद हो गया, अद्वैतवाद हो गया, ठीक है। उसके आगे उसका क्या दे देगा? आपका स्थापना करता है, प्रतिपादन करता देगा। तो शंकराचार्य ने अद्वैतवाद नामक दर्शन का प्रतिपादन किया। इन्होंने क्या मंडल मिश्र की पत्नी भारती को शासित किया था। 4 पीठों की भी स्थापना इन्होंने की थी, ठीक है। उसके बाद रामानुजाचार्य आते हैं। रामानुजाचार्य इन्होंने क्या विशिष्टाद्वैत नामक दर्शन का प्रतिपादन किया। इन्हें दक्षिण में विष्णु का अवतार माना जाता है, ठीक है। जो रामानुजाचार्य हैं इन्हें क्या दक्षिण में क्या विष्णु का अवतार माना जाता है। उसके बाद आते हैं निम्बकाचार्य आते हैं। उन्होंने द्वैतवाद नामक दर्शन का प्रतिपादन किया। इनका संबंध सनक संप्रदाय से था। इंपोर्टेंट है, सनक संप्रदाय से निम्नलिखित में से किस आचार्य से था? तो निम्बकाचार्य का ही संबंध क्या है? सनक संप्रदाय से है, ठीक है। उसके बाद माधवाचार्य आ जाते हैं। इन्होंने द्वैतवाद नामक दर्शन का प्रतिपादन किया। ये ब्रह्मा संप्रदाय से संबंधित थे। तो ठीक है, माधवाचार्य कौन थे? इन्होंने द्वैतवाद नामक दर्शन का प्रतिपादन किया, ब्रह्मा संप्रदाय से संबंधित थे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है वल्लभाचार्य। इन्होंने शुद्धाद्वैतवाद नामक दर्शन का प्रतिपादन किया। इनका मूल नाम विष्णु स्वामी था, ठीक है। निम्नलिखित में से किस आचार्य का नाम मूल क्या था? विष्णु स्वामी था। तो किसका? वल्लभाचार्य का, रुद्र संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है। ज्ञानदेव ये महाराष्ट्र के प्रमुख संत थे। इनके अलावा नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, नामदास आदि महाराष्ट्र के प्रमुख संत थे, ठीक है। एनसीईआरटी क्लास 6, 7, 8 की हिस्ट्री में से आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। जिसमें क्या दक्षिण भारत महाराष्ट्र के तुकाराम, एकनाथ, नामदेव, तुकाराम, रामदास, इनके बारे में चर्चा है। अभंग क्या है? अभंग क्या होता है, ठीक है। अभंग क्या होता है मुझे आप अभंग बताएंगे, ठीक है। इंपोर्टेंट है, अभंग बताएंगे आप मुझे, ठीक है। अभंग किसे कहते हैं, ठीक है। मैं आपके आंसर का इंतजार करूंगा, ठीक है। तो उत्तर भारत में कौन कौन से हुए? उत्तर भारत में अगर बात करूं तो उत्तर भारत की बात करूं तो रामानंद, ये क्या रामानुज के शिष्य थे। ये पहले संत थे जिन्होंने हिंदी के संदेश दिए, हिंदी में संदेश दिए। कबीर, धन्ना, रैदास, सेन आदि इनके प्रमुख शिष्य थे, ठीक है। कबीर ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। बीजक, साकी, सबद और रमैनी, रेखताल इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन्होंने ईश्वर के निराकार एवं निर्गुण रूप की आराधना की थी, ठीक है। गुरु नानक, इंपोर्टेंट है ये आपके लिए, ठीक है। बीजक, साकी, शपथ, रेखताल, ठीक है। गुरु नानक का इनका जन्म कहाँ? तलवंडी में हुआ था। बाबर तथा इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी, ठीक है। दादू दयाल, इन्होंने ब्रह्मा तथा परब्रह्मा की स्थापना की थी। इन्होंने सरदर्शन को अस्वीकार कर निफक मार्ग का अनुमोदन किया था, ठीक है। नरसिंह मेहता, ठीक है। क्या वो आपने भजन सुना होगा, क्या वैष्णव जंतु तैनी लागे जो पीर बराई माने रे, ठीक है। तो उसके रचयिता कार्य कौन है? नरसिंह मेहता है, ठीक है। गांधी जी का प्रमुख क्या था? प्रिय भजन था, वैष्णव जंतु तैने लागे, ठीक है। इसका ये कहाँ की इनका कार्य क्षेत्र गुजरात है। उसके बाद रैदास की बात करूँ तो ये चमार जाति से थे। गुरु ग्रंथ साहिब में इनके 30 से अधिक भजन संकलित है, ठीक है। रैदास चमार जाति से, ठीक है। हमने भक्ति आंदोलन चल लिया। अब जान लेते हैं एक बात सूफी आंदोलन के बारे में, ठीक है। मुस्लिम रहस्यवादी आंदोलन सूफीवाद या सूफी मत के रूप में जाना जाता है। इसके आध्यात्मिक प्रवर्तक को क्या कहा जाता है? पीर तथा शिष्य को मुरीद कहा जाता है, ठीक है। पीर हो गया, मुरीद हो गया, स्नान हो गया, ठीक है, रस्म हो गया, ठीक है। मैं तो आपका मुरीद हो गया हूँ, ठीक है, मैं तो तुम्हारा पीर हूँ, ठीक है। सूफी मत के प्रत्येक पीर अपना एक अनुचर नामांकित करता है जिसे बली कहा जाता है। सूफियों के आश्रम को खानखाना कहते हैं, ठीक है। सूफी मत के संबंधित प्रमुख क्या है? सिलसिलों का वर्णन निम्नलिखित है। सबसे पहले चिश्ती संप्रदाय, ठीक है। प्रवर्तक कौन थे? मुइनुद्दीन चिश्ती थे। इसका मुख्य केंद्र अजमेर था। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी तथा बाबा फरीद प्रमुख संत थे। निजामुद्दीन औलिया 1238 से 1225 ईस्वी को महमूद इलाही कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या? सुहरावर्दी आते हैं। सिहाबुद्दीन और सुहरावर्दी इसके प्रवर्तक होते हैं। इसका मुख्यालय मुल्तान था। बहाउद्दीन जकारिया हो गया, जलालुद्दीन तबरीजी हो गया, हमीउद्दीन नागौरी प्रमुख संत थे। बहाउद्दीन जकारिया को
इल्तुतमिश ने सेल उल इस्लाम, ठीक है, सेल उल इस्लाम की उपाधि दी थी। उसके बाद आपका नेक्स्ट संप्रदाय है कादरी संप्रदाय, ठीक है। अब्दुल कादिर या जिलानी इसके प्रवर्तक हैं। भारत में इसका शुरुआत किसने, मोहम्मद जिलानी ने की थी, ठीक है। शेख मीर मोहम्मद मियाँ मीर मुल्तान साहब और बदखी मोहम्मद गौस इसके क्या थे, प्रमुख संत थे। उसके बाद सतारी संप्रदाय आता है, शाह अब्दुल्ला सतारी इसके क्या थे, प्रवर्तक थे। भारत में ग्वालियर मुख्य केंद्र था। मोहम्मद गौरी प्रमुख संत थे। तानसेन मोहम्मद गौरी से क्या थे, प्रभावित थे, ठीक है, गौस से प्रभावित थे। मोहम्मद गौरी नहीं, गौस से प्रभावित थे, ठीक है। फिरदौसी क्यों कौन थे, फिरदौसी संप्रदाय पूछे गए तो बदरुद्दीन प्रवर्तक है। मुख्य केंद्र बिहार था। इसे शरीफुद्दीन चाहिया ने लोकप्रिय बनाया था, ठीक है। उसके बाद नक्शबंदी संप्रदाय आता है। ख्वाजा बाकी बिल्लाह इसके प्रवर्तक थे। शेख अहमद सरहिंदी सिलसिले के प्रमुख संत थे। ये अकबर ए जहांगीर के प्रमुख क्या थे, समकालीन थे, ठीक है। हमने पढ़ लिया क्या, हमने पढ़ा दिल्ली सल्तनत के बाद हमने भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन जाना। दिल्ली सल्तनत की समाप्ति के बाद आता है आपका मुगल साम्राज्य, ठीक है। मुगल साम्राज्य किसके, इब्राहिम लोदी को 1526, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, इब्राहिम लोदी पराजित होता है, ठीक है। बाबर जीतता है। बाबर अपने एक नए वंश का क्या करता है, मुगल वंश की स्थापना रखता है, जिसे हम क्या, मुगल साम्राज्य के नाम से जानते हैं। उसमें सबसे पहले बाबर वंश के बारे में हम 1526 से 1530 ईस्वी के बारे में परिचर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बाबर का जन्म कहाँ हुआ था, तो जन्म फरगना के शासक उमेर शेख मिर्जा के घर में 14 फरवरी 1483 को हुआ था। बाबर का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म फरगना के शासक कौन थे, उमर शेख थे, उमर शेख मिर्जा थे। उनके घर में कब, 14 फरवरी 1483 को हुआ था। वह पिता की ओर से तैमूर का 5वां तथा माता की ओर से चंगेज खां का 14वां वंश था, ठीक है। 2 वंश, पिता की ओर से तैमूर वंश का 5वां तथा माता की ओर से चंगेज खां का वंशज था, ठीक है। कौन, बाबर, ठीक है। 8 जून 1494 को बाबर शासक बना। शासक कब बनता है, 8 जून 1494 को शासक बना। उसने 1507 में पादशाह की उपाधि धारण की थी। पादशाह की उपाधि धारण कब, 1507 ईस्वी में करता है। पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोधी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था, ठीक है। हमें तो अपनों ने लूटा गहरों में कहा दम था, समझ रहे हो। पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोधी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने को बोल दिया था, ठीक है। बाबर का भारत पर किया गया प्रथम अभियान 1519 में यूसुफ जई जाति के विषय में था, ठीक है। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध, ठीक है, 1526 में इब्राहिम लोदी को पराजित कर भारत में मुगल वंश की स्थापना की। इस युद्ध में बाबर ने क्या, तुगलमा, ये तुगगामा नहीं है, तुगलमा पद्धति का प्रयोग किया, ठीक है। उसके बाद खाना खाया। 15 में क्या किया, 15 में क्या किया बताओ मुझे फटाफट। 26 में क्या गया, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530 में ये बेटा घर चली जाता है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध, इब्राहिम लोदी हारता है, ठीक है। तुगलमा पद्धति का प्रयोग करता है, ठीक है। फिर उसके बाद 1526, ठीक है, 1526 में क्या होता है बताओ मुझे, फटाफट बताना। देखो किताबों में भी बहुत सारी क्या होती है, गलतियां होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक गलती पकड़ ली है ये, ठीक है। ये खानवा का युद्ध 1526 में नहीं हुआ था मेरे दोस्त, ये 1527 में हुआ था, ठीक है। 1527 में हुआ था, इसे आप क्या कर लेंगे, सुधार लेंगे, ठीक है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526। इब्राहिम लोदी बाबर जीता, इब्राहिम लोदी किसमें हार गया, तुगलमा नामक पद्धति का प्रयोग किया था। 1527 में क्या होता है, राणा सांगा और बाबर के बीच क्या होता है, 1527 में होता है तुम्हारा क्या, खानवा का युद्ध होता है। यहाँ ये गांजी की उपाधि धारण कर लेता है बाबर, ठीक है। इस युद्ध में इसने जिहाद का क्या नारा दिया, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि राणा सांगा जीतने ही वाला था, ठीक है। ये राणा सांगा क्या जीतने वाला था, इसमें बाबर हार जाता। राणा सांगा जैसे जीतने ही वाला था कि कारणवश, ठीक है, दुखवश एक बाण क्या होता है, राणा सांगा के आंख में जाके लग जाता है और यह घोड़े से गिरकर घायल हो जाता है और राणा सांगा की क्या सेना इतर बितर हो जाती है और बाबर यहाँ जीत जाता है, ठीक है। जिहाद का नारा भी दे देता है। चंदेरी के युद्ध 1528 में होता है, बाबर और किसके, मेदनी राय को पराजित किया इसने, ठीक है। और घाघरा का युद्ध 1529 में होता है, किसके, बाबर और अफगान शासक मोहम्मद लोदी में, ठीक है। सभी में बाबर ही जीतता है और 1530 में युद्ध के बाद क्या हो जाता है, इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुब ए बाबरी की रचना की थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी क्या, जिसका नाम क्या है, तुजुब ए बाबरी, तुर्की भाषा में, ठीक है। इसे
मुबियान नामक पद्य शैली का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, मुबियान नामक पद्य शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? बाबर को माना जाता है। वहीं 26 दिसंबर 1530 में आगरा में इसकी क्या होगी? मृत्यु हो गई। इसके शव को आरामबाग में दफनाया गया, बाद में उसे काबुल में दफनाया गया। ठीक है, इसके शव को उस समय आरामबाग में ही दफना दिया गया था, बाद में काबुल में दफनाया गया। ठीक है, इसके बाद आता है हुमायूं। लेनपुन ने क्या बोला कि हुमायूं जिंदगी भर क्या रहा? लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए इसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसी हुमायूं के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, हुमायूं की सबसे बड़ी गलती पता है तुम्हें? सबसे बड़ी गलती क्या की थी हुमायूं ने? बताओ मुझे। ठीक है, फटाफट बताओ। अरे इसकी सबसे बड़ी गलती थी, इसने अपने राज्य को 3 भाइयों में बांट दिया, कामरान, अस्करी, हिंदाल में बांट दिया। ठीक है, और यहीं से इसका विघटन का कार्य शुरू हो गया था। अगर ये चारों भाई एक साथ रहते ना तो इनका राज्य सशक्त रहता। ठीक है, हुमायूं ने क्या कर दिया? बाबर के कहने पर क्या कर दिया? अपने राज्य को अस्करी, अपने भाई हिंदाल, अपने भाई कामरान को इसने एक एक भाग दे दिया। तो आइए उसी हुमायूं के बारे में हम चर्चा करेंगे। हुमायूं बाबर का पुत्र 29 दिसंबर 1530 में 30 वर्ष की आयु में आगरा में बादशाह बना। हुमायूं ने राज्याभिषेक के बाद अपना राज्य अपने 3 भाइयों कामरान हो गया, अस्करी हो गया, हिंदाल में बांट दिया, जो राजनीतिक दृष्टि से उसकी सबसे बड़ी भूल थी। ठीक है, हुमायूं के शासनकाल में 2 चरणों में, प्रथम चरण हम पढ़ते हैं 1530 से 1540। ठीक है, और दूसरा हम पढ़ते हैं 1555 से 1556। ठीक है, 1530 से 1540 पहला चरण। ठीक है, 41 से 54 तक का चरण किसका आता है? शेर सूरी का आता है। पढ़ेंगे हुमायूं को दौड़ा के भगाता है। ठीक है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो 2 चरणों में आता है बीच में, क्योंकि हमारा कौन, बताओ मुझे, कौन आ जाता है बीच में शासन करने के लिए? शेर शाह आ जाता है। शेर शाह, जिसका नाम ही शेर है, बचपन में शेर मारा था। ठीक है, बिलग्राम का युद्ध, चौसा का युद्ध, किसने? शेर खां। ठीक है, शेर खां, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, हुमायूं के शासनकाल को 2 चरणों में पढ़ने वाले हैं, 1530 से 1540, 1555 से 1556। ठीक है, 1539 में चौसा का युद्ध होता है। किसके बीच होता है? शेर खां और हुमायूं के बीच। हुमायूं पराजित हो जाता है। ठीक है, बिलग्राम का युद्ध, कन्नौज का युद्ध होता है, शेर शाह और किसके बीच? हुमायूं के बीच। ठीक है, शेर खां द्वारा पराजित हो जाता है। शेर खां ने आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। ठीक है, इन दोनों से ये क्या कर लेता है? दिल्ली पर अपना क्या कर लेता है? कब्जा कर लेता है। चौसा का युद्ध 1539 में शेर खां ने हुमायूं को पराजित करा था। और बिलग्राम का युद्ध, जिसे कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं, कब होता है? बताओ मुझे, फटाफट बताना मुझे। ठीक है, उसमें क्या होता है? उसमें फिर हुमायूं हार जाता है और शेर शाह क्या आगरा और दिल्ली में कब्जा कर लेता है। अपने निर्वासन काल के दौरान हुमायूं राणा वीरसाल के महल में शरण लिया। हुमायूं ने क्या है? अपने निर्वासन के काल, जब इसे क्या शेर शाह गद्दी से हटा देता है, तो ये कहाँ रहता है? ये राणा वीरसाल के महल में छुपा रहता है। वहीं क्या होता है? अकबर का जन्म होता है। जानेंगे अकबर का जन्म कहाँ होता है। ठीक है, तो 1555 में हुमायूं ने सरहिंद के युद्ध में सिकंदर शाह सूरी को पराजित कर पुनः दिल्ली पर गद्दी पर बैठा। ठीक है, 1555 में क्या करता है? हुमायूं ने सरहिंद के युद्ध में सिकंदर शाह सूरी को पराजित किया और पुनः ये दिल्ली पर बैठता है। हुमायूं ने 1533 ईस्वी में दिल्ली में दीन पनाह नगर की स्थापना की। दीन पनाह नगर की स्थापना कहाँ और किसके द्वारा? हुमायूं के द्वारा 1533 में दिल्ली में की गई थी। वह ज्योतिष में विश्वास करता था। सप्ताह के 7 दिनों में 7 विभिन्न रंग के कपड़े पहनता था हुमायूं। ठीक है, ज्योतिष में विश्वास करता था। सप्ताह के 7 दिनों में 7 रंगों के कपड़े पहनता था। ठीक है, हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की। आपसे पूछेगा कि हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो गुलबदन बेगम कौन थी? हुमायूं की बहन थी। 1 जनवरी 1556 को दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि हुमायूं के उसमें लेनपुल क्या लिखता है कि हुमायूं जिंदगी भर क्या रहा? लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते इसकी मृत्यु हो जाती है। सीढ़ियों से गिरता है 1556 में। ठीक है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इसके बाद क्या होता है? इसका मकबरा दिल्ली में स्थित है, जिसका निर्माण हाजी बेगम ने करवाया था। लेनपुल ने हुमायूं की मृत्यु पर कहा था, मैंने पहले ही बता दिया आपको। ठीक है, हुमायूं जीवन भर क्या रहा? लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे देता है। ठीक है, जब पढ़ोगे ना आप स्टडी में, आपको बताता हूँ, सबसे आप कक्षा 6, 7, 8 की NCERT हिस्ट्री पढ़ डालो। ठीक है, आपको एक नॉलेज अच्छा बनाना है। 11, 12
की हिस्ट्री पढ़ डालो, एनसीईआरटी विपिन चंद्रा की पढ़ डालो। उसके बाद आप उठा लो कौन सा मैटर, आप उठा लो ये अपना कौन सा, ये इग्नू हो गया, ये यू का मैटर हो गया। बहुत ही अच्छा मैटर है, आप बहुत कुछ सीखोगे, ठीक है। जो मैटर वहाँ है आपको कहीं नहीं मिलने वाला, ठीक है, याद रखना। अब इसके बाद सूर्यवंश आता है, कब आता है, जब बीच में कौन, हुमायूं निष्कासित होता है। 1540 से 1555 के बीच वाला मैंने बताया ना, तो उसमें कौन आता है, सूर्यवंश आता है। स्थापना कौन करता है, शेर शाह सूरी करता है 1540 में। इसके बचपन का नाम क्या था, फरीद खां था। इसका बचपन का नाम क्या था, फरीद खां था। तो फरीद खां किसके बचपन का नाम था, तो शेर खां सूरी का नाम था, ठीक है, शेर शाह सूरी का नाम था। शेरशाह की बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान सुल्तान मोहम्मद बहार लोहानी ने इसे क्या, शेर खां की उपाधि धारण की थी, ठीक है। देखो जो इसका नाम क्या था, फरीद खां था, ठीक है। इसकी बहादुरी, बचपन में इसने शेर के दांत तोड़ दिए, शेर मार डाला, ठीक है। तो अफगान का सुल्तान कौन था, मोहम्मद बहार खान लोहानी था। इसने इनका नाम क्या रख दिया, शेर खां उपाधि दे दी। शेर शाह का जन्म कहाँ होता है, 1472 ईस्वी में, कहाँ, बजवाड़ा होशियारपुर में हुआ था। इसके पिता जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। शेरशाह की मृत्यु कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में 22 मई 1545 को उक्का नामक एक आग्नेय अस्त्र चलाने के दौरान हो गई थी, ठीक है। क्या करता है, शेरशाह था, बुढ़ा ही था 65 वर्ष में, ठीक है। कितनी वर्ष में, 65 वर्ष की अवस्था में शासन करता है, ठीक है। कालिंजर किले को जीतने के लिए गया था, 22 मई 1545 की बात है, ठीक है। उक्का नामक आग्नेय अस्त्र चलाता है, लेकिन उससे खुद को क्षति पहुंचा बैठता है और वहीं इनके क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। वही ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड की निर्माण किसने, शेरशाह सूरी ने करवाया था। इनका मकबरा सासाराम में स्थित है, ठीक है। रोहतासगढ़ का किला ए कोहन्ना दिल्ली का निर्माण करवाया था। शेरशाह ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज सन की डंडी का प्रयोग किया था, सन की डंडी का प्रयोग किया था। उसने 178 ग्रेन का चांदी रुपया तथा 380 ग्रेन तांबे का दाम चलवाया था। वह 1/3 भाग लगान के रूप में वसूल करता था, ठीक है। तो हमने सूर्य वंश के बारे में, मुगल वंश के बारे में, दिल्ली वंश के बारे में हमने बेस बन रहा है, ऐसा नहीं। मुगल वंश के बारे में, अकबर के बारे में जानना बाकी है, ठीक है। औरंगजेब हो गया, जिंदापीर के नाम से जाना जाता है। इन सभी के बारे में भी हमने पीछे परिचर्चा की। अब आपकी बेसिक क्लास है, ठीक है, महत्वपूर्ण है सभी परीक्षाओं की दृष्टि से। अगर आज तक आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है तो उनके लिए बेसिक क्लास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ने वाले हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में, ठीक है। हरिहर और बुक्का के नाम से हम पढ़ेंगे, दो भाई थे। विजयनगर के बारे में परिचर्चा करेंगे। 1336 ईस्वी में की थी, ठीक है, दो भाइयों ने, ठीक है, अपनी गुरु विद्यारण्य की सहायता से इस साम्राज्य के अंतर्गत निम्नलिखित राजवंशों ने शासन किया था, संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश, अरविडु वंश। अब हम चारों वंशों के बारे में एक एक करके परिचर्चा करेंगे। बस आराम से बैठ जाना है, आपको सुनना है, बाकी आपको ऐसा नॉलेज मिलेगा कि पूरा बेस आपका आज तैयार होने वाला है, ठीक है। मिडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत का पूरा इतिहास हम परिचर्चा करेंगे बेसिक से। तो विजयनगर साम्राज्य के में हम 4 वंशों के बारे में जानेंगे, ठीक है। स्थापना किसने की थी, हरिहर एवं बुक्का दो भाइयों ने की थी। किसकी मदद से, अपने गुरु विद्यारण्य की सहायता से 1336 ईस्वी में, ठीक है। इसमें 4 वंश आते हैं, संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अरविडु वंश, ठीक है। तो सबसे पहले हम संगम वंश जान लेते हैं। हरिहर तथा बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर इस वंश का नाम क्या रखा, संगम वंश रखा, ठीक है। बुक्का प्रथम ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी, इंपोर्टेंट है। हरिहर सेकंड ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, चंद्रगुप्त महाराजा धीराज, समुद्रगुप्त महाराजा धीराज। अब आपको तीसरा नाम पता चल गया, हरिहर सेकंड महाराजा धीराज, ठीक है, महाराजा धीराज। निकोलो कांटी इटली देवराय प्रथम के दरबार में भारत आया था, ठीक है, इंपोर्टेंट है। निकोलो कांटी किसके दरबार में आया था, देवराय प्रथम का, कहाँ का, याद था, इटली का, ठीक है। वहीं देवराज सेकंड को क्या, ममाड्डी देव राय की उपाधि दी गई, ठीक है। इसे ममाड्डी देव राय कहा जाता है, किसे, देवराय सेकंड को, ठीक है। अब्दुल रज्जाक फारस का यात्री था, देवराय सेकंड के काल में आया था, ठीक है। देवराय सेकंड के कार्यकाल में कौन आया था, अब्दुल रज्जाक आया था फारस का। और देवराय प्रथम का पूछेगा तो कौन आया था देवराय प्रथम के, उसमें बता लो मुझे, कौन आया था, निकोलो कांटी, कहाँ का था, इटली का था, ठीक है।
फरिश्ता के अनुसार देवराज सेकिन ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती करवाया था। ठीक है, तो ये आपने क्या पढ़ा, संगम वंश। ठीक है, जो 1336 से 1485 ईस्वी तक रहती है। उसके बाद 1485 से 1505 तक आपका आता है सालू वंश। ठीक है, सालू वंश की स्थापना नरसिंह सालू ने की थी। नरसिंह सालू चंद्रगिरी का जागीरदार था। वहीं कुछ इतिहासकार ने इसे सिंहासन का अपहर्ता कहा है। 1490 ईस्वी में नरसिंह सालू की मृत्यु हो गई। उसने अपने सेना नायक नरसा नायक को अपने अल्पवयस्क पुत्रों का संरक्षण बनाया था, लेकिन संरक्षण में नरसा नायक क्या करता है, इमाड़ी नरसिंह को गद्दी पर बैठाया तथा राज्य का वास्तविक नायक बन गया। 1503 में से नरसा नायक के पुत्र वीर सिंह ने इमाड़ी नरसिंह की हत्या कर दी। तो ये सालू वंश था। अब बात जानते हैं तुलु वंश के बारे में, 1505 से 1550 तक। ठीक है, तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। ठीक है, कृष्णदेव राय 1509 से 1529 ईस्वी इस वंश का सबसे महान शासक था। बाबर ने अपने आत्मकथा तुजुब-ए-बाबरी में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली बताया है। ठीक है, भारत में सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन था, कृष्णदेव राय था। किसमें, किसकी आत्मकथा में, बाबर की आत्मकथा तुजुब-ए-बाबरी में ऐसा वर्णन मिलता है। ठीक है, डोमिंगो पायस पुर्तगाल का वार्ताकार कौन था, यात्री था। इसी के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, इसके दरबार में अष्टदिग्गज तेलुगु के श्रेष्ठ कवि रहते थे। ठीक है, कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनय भोज, आंध्र पितामह की उपाधि धारण की थी तथा अमुक्त माल्याह तेलुगु नामक पुस्तक लिखी थी। वहीं तेनाली रामा कृष्णदेव राय के दरबार में रहता था। ठीक है, उसके बाद अरविडु वंश आपका अंतिम है, 1570 से 17वीं शताब्दी तक रहता है। 1570 ईस्वी में तिरुमल में तुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिव को अपदस्थ करके अरिविडु वंश की स्थापना की। ठीक है, वेंकट द्वितीय को विजयनगर साम्राज्य का अंतिम महान शासक माना गया। वेंकट द्वितीय का स्पेन के फिलिप तृतीय से सीधा पत्र व्यवहार था। 1598 ईस्वी में उसने ईसाई पादरियों को अपने दरबार में स्वागत किया। अरविडु वंश यद्यपि 17वीं शताब्दी के मध्य तक जीवित रही, लेकिन विजयनगर के अधिकतर नायकों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य के हमने 4 वंश जाने, संगम वंश 1336 से 1485 तक, सालू वंश 1485 से 1505 तक, तुलु वंश 1505 से 1550 तक, अरविडु वंश 1517 से 17वीं शताब्दी तक। ठीक है, तो अब हम चर्चा करेंगे किसके बारे में, अब हम पहुंच गए हैं बहमनी साम्राज्य के बारे में। ठीक है, अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में बहमन साम्राज्य की स्थापना तथा गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाता है। कौन, अलाउद्दीन बहमन शाह। किसकी, बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में करता है, गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाता है। ठीक है, सिहाबुद्दीन अहमद 1422 से 1446 ईस्वी तक न्याय एवं धर्मनिष्ठा के कारण सतयावली कहलाता है। ठीक है, अलाउद्दीन हुमायूं को अपनी क्रूरता के कारण, जालिम तथा आलस्य के कारण दक्कन का नीरो किसे कहा जाता है, अलाउद्दीन हुमायूं शाह को कहा जाता है। अपनी क्रूरता और जालिम आलस्य के कारण इसे दक्कन का नीरो कहा जाता है। शमसुद्दीन मोहम्मद 1463 से 83 ईस्वी के शासनकाल में रूसी यात्री निकितिन ने बहमनी साम्राज्य की यात्रा की थी। वहीं 1538 में बहमनी शासक कलीमुल्ला का मृत्यु के बाद बहमनी साम्राज्य 5 मुस्लिम राज्यों में विभक्त हो गया, जो इस प्रकार हैं। ठीक है, अहमदनगर राजधानी कहाँ थी, अहमदनगर थी। संस्थापक कौन था, मलिक अहमद था। वंश इसका निजाम शाही था। ठीक है, बरार राज्य का नाम बरार है। राजधानी इसने कहा अलीचपुर की। फतेउल्लाह इमद शाह इसके क्या थे, संस्थापक थे, और इमाद शाही इसका राजवंश था। ठीक है, बीजापुर नौरसपुर इसकी राजधानी थी। यूसुफ आदिल शाह इसके संस्थापक थे, आदिल शाही वंश से था। ठीक है, गोलकुंडा राजधानी थी। कुली कुतुब शाह इसके संस्थापक थे, इसके प्रवर्तक थे और कुतुब शाही वंश से संबंधित था। बीदर की बात करें तो बीदर ही इसकी राजधानी थी। अली अमीर बरीद इसका क्या था, संस्थापक था, और क्या बरीद शाही वंश से क्या था, संबंधित था। अन्य प्रांतीय स्वतंत्र राज्य की बात करूं तो उसमें कश्मीर, गुजरात, जौनपुर, बंगाल आदि आते हैं। ठीक है, 1301 ईस्वी में सुहारदेव ने कश्मीर में स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना की। 1339 ईस्वी में शाहमीर और क्या शमसुद्दीन शाह ने कश्मीर में पहला मुस्लिम शासक बना। कश्मीर का शासक सिकंदर धर्मांध शासक था। उसने क्या बुत सिकन की उपाधि धारण की थी। उसके समय तैमूरलंग ने 1398 में कश्मीर पर आक्रमण किया था। ठीक है, गुजरात 1407 ईस्वी से जफर खान ने मोहम्मद शाह की उपाधि के साथ स्वतंत्र राज्य के रूप में गुजरात की स्थापना की। अहमद शाह ने आसावल
के निकट साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नगर की स्थापना की तथा पाटन को राजधानी से हटाकर अहमदाबाद की अपनी राजधानी बनाया। ठीक है। मोहम्मद बेगड़ा गुजरात का सबसे प्रसिद्ध क्या था, शासक था। इसने गिरनार के निकट क्या मुस्तबाबाद नामक नगर में क्या चंपानेर के निकट क्या मोहम्मदाबाद नामक नगर बसाया था। अकबर ने 1572 में गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिला दिया था। ठीक है। उसके बाद आता है खानदेश। 1382 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने सूबेदार मलिक अहमद राजा फाकुरी ने नर्मदा और ताप्ती के बीच खानदेश की स्थापना की। ठीक है। बरहानपुर खानदेश की राजधानी थी तथा असीरगढ़ में सैनिक मुख्यालय बनाया गया था। अकबर ने 1601 ईस्वी में खानदेश को मुगल साम्राज्य से मिला लिया था। ठीक है। उसके बाद मेवाड़ आता है। 1303 ईस्वी से अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ के क्या गुहलोत वंश, जिसे गहलोत वंश भी बोलते हैं, ठीक है, गहलोत राजवंश के शासक राणा रतन सिंह को पराजित कर मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत से मिला दिया। देखो गहलोत वंश एक शाखा क्या सिसोदिया वंश के हमीर देश के मोहम्मद तुगलक को पराजित कर संपूर्ण मेवाड़ को स्वतंत्र कर दिया था। वहीं वर्ष 1448 में रणकुंभा या राणा कुंभा ने चित्तौड़ के विजय स्तंभ की स्थापना की। राणा कुंभा ने चित्तौड़ के विजय स्तंभ की स्थापना की। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल में मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला दिया गया। 1420 ईस्वी में शाही खां, जिसे जैन उल क्या अबिदीन कश्मीर का शासक बना, उसने राजतरंगिणी तथा महाभारत का फारसी अनुवाद करवाया था। उसने कश्मीर में जजिया कर तथा गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। इसकी धार्मिक उदारता के कारण इसे कश्मीर का अकबर, ठीक है, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है आप मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, याद रखना। ठीक है। उसके बाद जौनपुर आ जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां की याद में इसकी स्थापना की थी। सांस्कृतिक उन्नति के कारण जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता है। स्वतंत्र जौनपुर राज्य की स्थापना जौनपुर के सूबेदार मलिक सारवार द्वारा की गई थी। इसे मलिक उस सर्क की उपाधि भी दी गई। इब्राहिम सारसकी 1402 से 1440 ईस्वी तक इस वंश का महान शासक था। इसने जौनपुर में अटाला मस्जिद का भी निर्माण किया था। ठीक है। उसके बाद बंगाल आता है। तो बंगाल की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में 1338 ईस्वी में अलाउद्दीन अली शाह ने बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य बनाया था। हाजी इलियास 1345 ईस्वी में शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से बंगाल शासक बना। बंगाल के शासक सिकंदर शाह ने 1368 ईस्वी में पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण करवाया। अलाउद्दीन हुसैन शाह ने बंगाल में सत्यपीठ नामक आंदोलन चलाया। इसे कृष्ण का अवतार माना जाता है। यह वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु के समकालीन था। श्री कृष्ण विजय की रचना मालाधार बसु, ठीक है, गुणराज्य खां ने इसी का के काल का है। ठीक है। बाबर के आक्रमण के समय नसरत शाह बंगाल का शासक था। 1538 ईस्वी में शेर शाह ने बंगाल पर अधिकार कर लिया। शेर शाह ने क्या कबूलियत, पर्दा प्रथा एवं डाक प्रथा का प्रचलन आरंभ करवाया। अब्बास खां शेरशानी ने तारीख ए शेरशानी की रचना की थी। शेर शाह ने बंगाल को 19 सरकारों में बांटा था तथा वहां का एक असैन्य अधिकार अमीर ए बंगाल नियुक्त किया। मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन था। उसने पद्मावत की रचना की थी। पद्मावत के रचनाकार कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी है। ठीक है। अकबर की बात करूं तो 1556 से 1605, ठीक है। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट के शासक राणा बीरसाल के महल में हुआ था। इसकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। ठीक है। जब हुमायूं क्या होता है अपनी शासनकाल से क्या होता है निर्वासित होता है तो अमरकोट में राणा बीरसाल के वहाँ रहता है। ठीक है। वहीं उसकी शादी क्या हमीदा बानो बेगम से होती है और इनसे पुत्र होता है अकबर। ठीक है। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1526 को पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर बैरम खां के संरक्षण में हुआ था। 1556 से 1560 के संरक्षण में हुआ था। बैरम खां की सहायता से अकबर ने पानीपत के द्वितीय युद्ध 1556 में हेमू विक्रमादित्य को पराजित किया। बैरम खां की हत्या मुबारक खां व्यक्ति द्वारा कर दी गई थी। ठीक है। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी और पानीपत का द्वितीय युद्ध हेमू और किसके बीच होता है? हेमू और अकबर के बीच होता है। ठीक है। अकबर ने अपने पहले स्वतंत्र अभियान में मालवा के शासक बाज बहादुर को पराजित किया था। 18 जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और मेवाड़ शासक महाराणा प्रताप के बीच हुआ। ठीक है। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध
अकबर और मेवाड़ शासक महाराणा के बीच होता है, जिसमें अकबर विजयी हुआ। ठीक है, गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला और यहीं उसने सर्वप्रथम समुद्र को देखा था। ठीक है, अकबर ने 1560 से 1562 ईस्वी तक माहम अनंगा के प्रभाव में रहा। इस समय के शासन को दो पर्दा शासन था, इसमें इस समय क्या दो शासन का पर्दा शासन प्रचलित था। 1571 में अकबर ने आगरा से 36 किलोमीटर फतेहपुर सीकरी नामक नगर की स्थापना की तथा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। ठीक है, 1582 ईस्वी में अकबर ने सभी धर्मों के उत्तर सिद्धांतों को लेकर तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही 1582 ईस्वी नामक एक नए धर्म की स्थापना की। अकबर के दरबार में नवरत्न के नाम से प्रसिद्ध 9 व्यक्तियों बीरबल दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू मानसिंह, फैजी टोडरमल, अब्दुल रहीम खाना, अब्दुल फजल अकबरनामा के लेखक, तानसेन, ठीक है, हकील मुकाम हो गया, मुल्ला दो प्याजा, ये नवरत्न अकबर के दरबार में थे। ठीक है, अकबर के महत्वपूर्ण कार्यों में दास प्रथा का अंत, ठीक है, कब करता है अकबर? 1562 में। तीर्थ यात्रा समाप्त करता है 1563 में। जजिया कर समाप्त करता है 1564 में। ठीक है, इबादत खाने की स्थापना 1575 में। मजहर की घोषणा 1579 में। इलाही सम्मत की शुरुआत 1583 आदि में इसके क्या है प्रमुख कार्य हैं। ठीक है, ये पूरा आप याद रखना, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी। अब्दुल सम्मत को सीरी कलम की उपाधि और मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जड़ी कलम की उपाधि दी थी। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अब्दुल फजल ने अनवरत ए सादात नाम से तथा मौलाना हुसैन फैज ने यार ए दानिश नाम से किया है। अकबर के काल में स्थापत्य के क्षेत्र की महत्वपूर्ण कृतियों में हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, लाल किला आगरा वाला, ठीक है, शाही महल दीवानी खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा और इलाहाबाद का किला आदि प्रमुख रूप से हैं। ठीक है, अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 में हुई। उसे आगरा के निकट कहाँ सिकंदरा में दफनाया गया। ठीक है, अकबर के बाद आता है जहांगीर। ठीक है, अब जानते हैं जहांगीर के बारे में। तो अकबर का उत्तराधिकारी जहांगीर हुआ। उसके बचपन का नाम सलीम था, जो 3 नवंबर 1605 को नरीसुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर बादशाह बना। जहांगीर को न्याय की जंजीरों के लिए याद किया जाता है। न्याय की जंजीरों के लिए जहांगीर को याद किया जाता है। यह जंजीर सोने की बनी हुई थी। फरियादी इस जंजीर को खींचकर न्याय की गुहार लगाते थे। ठीक है, जहांगीर ने 1611 ईस्वी में शेर अफगान अली कुली खां की विधवा किसे महरुनिस्सा, जिसे आप क्या नूरजहां के नाम से जानते हैं। ठीक है, जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को शहजादा खुसरो की सहायता करने के कारण इसे फांसी दे दी थी। ठीक है, वहीं जहांगीर ने क्या गयास बेग को इतमाद उद दौला की उपाधि दी। नूरजहां की मां असमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि का इजाद किया था। मलिक अंबर अहमदनगर का वजीर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी। जहांगीर के काल में कंधार 1622 में मुगलों के हाथ से निकल गया, शाह अब्बास के हाथों में चला गया। जहांगीर ने फारसी भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुब ए जागीरी की रचना की थी। जहांगीर का काल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर और स्थापत्य कला का पूछेगा तो शाहजहां। ठीक है, तो देखो इसके शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस टॉप, विलियम फिंच एवं एडवर्ड टेरी यूरोपीय से भी भारत आए थे। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसबदार दिया था। ठीक है, 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो गई। इसके मकबरे का निर्माण नूरजहां ने लाहौर के निकट कहाँ शाहदरा में करवाया था। ठीक है, इसके बाद आता है शाहजहां 1627 से 1658 तक। ठीक है, शाहजहां का जन्म 15 जनवरी 1592 को कहाँ जोधपुर के शासक उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से हुआ था। इसके बचपन का नाम खुर्रम था। इसका विवाह नूरजहां के भाई आसफ खान की पुत्री किसे अर्जुम बानो बेगम से हुई थी, जो मुमताज़ महल के नाम से प्रसिद्ध हुई। ठीक है, शाहजहां ने मुमताज़ को मल्लिका ए जमानी की उपाधि प्रदान की थी। उसकी याद में आगरा का ताजमहल का निर्माण करवाया। ताजमहल का मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। ठीक है, ताजमहल का मुख्य कलाकार कौन था? तो वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। स्थापत्य काल के तेज हुए के कारण इसे क्या स्थापत्य काल का स्वर्णकाल कहा जाता है। दिल्ली का लाल किला, आगरा का मोती मस्जिद, दिल्ली का जामा मस्जिद इसके काल की प्रमुख कृतियाँ हैं। शाहजहां ने 1638 में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद नाम की नींव रखी। शाहजहां को संगीतज्ञ लाल खां
गुण समंदर की उपाधि भी दी गई। मोहम्मद फ़कीर एवं मीर हासिम इसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे। ठीक है, मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। इसका मुख्य कलाकार बादल खां था। ठीक है, शाहजहाँ के पुत्रों को दारा शिकोह विद्वान था। इसके पुत्रों में दारा शिकोह विद्वान था। उसने भगवद गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद तथा रामायण का अनुवाद फारसी में किया था। दारा शिकोह ने सर ए अकबर के नाम से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया था। शाहजहाँ के पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी का युद्ध 1657 ईस्वी में शुरू हुआ। इस युद्ध को औरंगजेब की जीत हुई। औरंगजेब ने 18 जून 1658 में अपने पिता शाहजहाँ को बंदी बनाकर आगरे के किले में कैद कर लिया और स्वयं क्या बन गया, शासक बन गया। 1666 में शाहजहाँ की मृत्यु 8 वर्ष कैद में रहने के बाद हो गई थी। ठीक है, अब आता है औरंगजेब। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को उज्जैन के दोहद नामक स्थान पर हुआ था। बादशाह बनने से पहले वह दक्कन का गवर्नर था। ठीक है, औरंगजेब ने वर्ष 1658 में आलमगीर के नाम से सिंहासन पर बैठा। उसने दो बार अपना राज्य अभिषेक करवाया था। इसे जिंदा पीर भी कहा जाता है। औरंगजेब ने झरोखा दर्शन और नौरेज मनाने पर रोक लगा दी। इसने 1679 में जजिया कर पुनः लागू कर दिया। ठीक है, औरंगजेब ने 1679 में क्या कर दिया, जजिया कर पुनः लागू कर दिया, जिसे कौन, अकबर समाप्त करता है। ठीक है, देखो जय सिंह औरंगजेब का सेनापति एवं शिवाजी के बीच 22 जून 1665 को एक क्या हुई, पुरंदर की संधि हुई। औरंगजेब ने 1679 में बीबी के मकबरे का निर्माण औरंगाबाद में करवाया था और वहीं 1686 में बीजापुर, 1697 ईस्वी में गोलकुंडा और औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला दिया। इसके समय सूबों की संख्या कितनी थी, 20 थी। ठीक है, तो ये आपने औरंगजेब के बारे में परिचर्चा की है। अब हम जानते हैं मराठों का उत्कर्ष। ठीक है, मुगल साम्राज्य के विघटन के दौरान भारत में अनेक स्वतंत्र राज्यों की स्थापना प्रारंभ हो गई। समकालीन स्वतंत्र राज्यों में मराठा राज्य सर्वाधिक शक्तिशाली उभरा। ठीक है, शिवाजी, सबसे पहले शिवाजी की बात करते हैं। शिवाजी के नेतृत्व में 17वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में भारत में मराठा साम्राज्य का उदय हुआ। इसका जन्म 1627 ईस्वी में पूना के शिवनेरी किले में शाहजी भोसले इनके पिता थे, जीजाबाई इनकी माता थी। ठीक है, शिवाजी का विवाह सालबाई किसके, निम्बालकर से हुआ तथा दादा कोणदेव इनके क्या थे, संरक्षण थे और इनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे, रामदास थे। ठीक है, 1644 में शिवाजी ने सर्वप्रथम तोरण नामक किले पर अधिकार किया तथा 1656 में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, राजा जयसिंह ने शिवाजी को पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में करने पर विवश कर दिया, जिसमें शिवाजी ने काली दुर्ग मुगलों के पास चला गया और 1674 में शिवाजी ने रायगढ़ के दुर्ग में महाराष्ट्र को स्वतंत्र शासक के रूप में अपना राज्याभिषेक करवाया तथा छत्रपति की उपाधि धारण की। शिवाजी के प्रशासन में 8 मंत्रियों की एक परिषद था, जिसे अष्ट प्रधान कहते थे। इसमें पेशवा, प्रधानमंत्री, अमात्य, मजदूरदार, वित्त मंत्री, सुमंत, विदेश मंत्री, चिटनीस, पत्र व्यवहार हो गया और क्या, वकियानवीस, गुप्तचर विभाग हो गया, सर ए नौयत या सैन्य प्रबंधन हो गया, पंडित राव जिस धार्मिक मामले का वो हो गया, न्यायाधीश न्याय मामले का हो गया। ठीक है, शिवाजी की आय का मुख्य स्रोत चौथ और सरदेशमुखी था। ठीक है, चौथ 1/4 था और सरदेशमुखी 1/10 था। ठीक है, शिवाजी के नियमित घुड़सवार सैनिक को पागा या बरगीर या अस्थायी घुड़सवार सैनिक को क्या, सिलहदार कहा जाता था। ये शिवाजी की मृत्यु 12 अप्रैल 1680 को हुई थी। ठीक है, शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन बने, मुझे बता दो, संभाजी। ठीक है, 1680 से 1689 ईस्वी तक संभाजी ने हिंदी में संस्कृत के विद्वानों में कलश को अपना सलाहकार बनाया था। ठीक है, देखो वहीं उसके बाद कौन आते हैं तुम्हारे, उसके बाद पेशवा के अंतर्गत मराठों का साम्राज्य हुआ। ठीक है, उसमें क्या, बालाजी विश्वनाथ के बारे में हम परिचर्चा करते हैं 1720 ईस्वी में। ठीक है, इसने मराठों को मुगल के बीच स्थायी समझौते की व्यवस्था की। ठीक है, बाजीराव प्रथम आते हैं 1720 से 1740। ठीक है, उत्तर की ओर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा था। ठीक है, फिर बाजीराव आते हैं 1740 से 1761 तक, संगोली की संधि। ठीक है, 1750 में इसी के काल में हुई थी। फिर माधव राव आते हैं 1761 से 1772 इसमें, इसने पानीपत के तृतीय युद्ध में भाग लिया था। ठीक है, फिर सिख शक्ति का उदय होता है। ठीक है, मुगल कालीन भारत में सिख शक्ति का उदय का श्रेय गुरु नानक को जाता है। इसमें धर्म के अनुयायियों को सिख कहा जाता है। इस धर्म के अंतर्गत निम्नलिखित 10 गुरु हुए थे। ठीक है, इंपोर्टेंट है, निम्नलिखित 10 गुरु। पहले गुरु कौन थे, गुरु नानक थे। इनका कार्यकाल 1469 से
1539 तक रहा। सिख धर्म के संस्थापक कहा जाता है। लंगर व्यवस्था की शुरुआत की, संगत सभा की स्थापना की। उसके बाद गुरु लेहना जिन्हें अंगद के नाम से जाना जाता है, 1539 से 1552 तक रहे। गुरुमुखी लिपि का जनक इन्हें कहा जाता है। ठीक है। गुरु अमरदास आते हैं 1552 से 1574 तक। धर्म प्रसार हेतु 22 गद्दियों की स्थापना की। विवाह पद्धति लवन का प्रचलन किया। ठीक है। गुरु रामदास आते हैं 1574 से 1581। अमृतसर नामक जलाशय की स्थापना की। अमृतसर की स्थापना भी 1577 में कौन करते हैं? चौथे गुरु रामदास करते हैं। 5वें नंबर पे गुरु अर्जुन देव होते हैं 1581 से 1606 ईस्वी। श्री हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर की नींव रखी। गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किया। फिर आपके बाद कौन? 6ठे नंबर के गुरु हरगोविंद आते हैं 1606 से 1644 ईस्वी। अकाल तख्त की स्थापना की। सिखों के सैनिक जाति में बदला। ठीक है। 7वें नंबर के गुरु हर राय आते हैं 1644 से 1661। ठीक है। मुगलों के उत्तराधिकारी युद्ध में शामिल हुए। उसके बाद आपके 8वें कौन आते हैं? गुरु हरकिशन आते हैं 1661 से 1664 ईस्वी। अल्प वयस्क अवस्था में चेचक की मृत्यु के कारण इनकी मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद 9वें आते हैं गुरु तेग बहादुर 1664 से 1675। ठीक है। ईस्वी तक औरंगजेब मुगल बादशाह द्वारा क्या रविशंकज दिल्ली की हत्या कर दी। ठीक है। उसके बाद 10वें नंबर के आपके गुरु गोविंद सिंह आते हैं 1675 से 1708। अंतिम गुरु जन्म स्थान पटना था। खालसा पंथ की स्थापना इंपॉर्टेंट है। खालसा पंथ की स्थापना कौन करते हैं? गुरु गोविंद सिंह करते हैं। ठीक है। और देखो शुरुआत में पंच, ककार, केस, कंघा, कृपाण, कच्छ, कड़ा की अनिवार्य किया। सिखों के लिए केस, कंघा, कृपाण, कच्छ और कड़ा। ठीक है। पंच इन्हें क्या कहा गया? पंच इन्हें पाहुल प्रणाली कहा गया। ठीक है। अनिवार्य कर दिया। कृष्णावतार तथा जफरनामा की भी इन्होंने रचना की थी। ठीक है। तो मिडिवल हिस्ट्री के बारे में आपका बेस पूरा हमने बना लिया है। जितना भी महत्वपूर्ण था उसके बारे में हमने परिचर्चा कर ली है। अब हम नेक्स्ट में इससे महत्वपूर्ण एमसीक्यूज लगाएंगे। चैप्टर से प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। भारत पर पहला अरब आक्रमण किसने किया था? ठीक है। अल हजाज ने, इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम ने। तो आप मुझे कमेंट में बताओगे कि भारत पर पहला अरब आक्रमण किसने किया था। और इस चैप्टर को, इसका जो एमसीक्यूज है हम नेक्स्ट वीडियो में परिचर्चा करेंगे। जैसे हमने एशियन हिस्ट्री और उसका एमसीक्यूज अलग लगाया था, वैसे ही हमने क्या मिडिवल हिस्ट्री और इसका एमसीक्यूज हम अलग लगाएंगे। अधिक से अधिक जुड़ना है इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और वीडियो समय पर पाने के लिए पास पे बेल आइकन, घंटा का बटन को प्रेस आइकन कर दें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। हमारे उत्तराखंड की दृष्टि से सभी परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए अच्छी तैयारी कराई जाती है। पीडीएफ आपको निःशुल्क मिल जाएगा। आज ही अपने यूट्यूब चैनल यूके टीचिंग परीक्षा पर संलग्न हो जाइए। थैंक यू सो मच।